आज हम लोग बिहार स्पेशल के अगली सीरीज में है। यह 67 बीपीएससी जो 23 सितंबर को एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बिहार स्पेशल और करंट अफेयर दोनों सीरीज को लेकर चल रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि आखिर वन क्या है, भारत बिहार में स्थिति उसका क्या है, भारत में क्या स्थिति है, दोनों को थोड़ा कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इतिहास, हम लोग ये एनिशिएंट हिस्ट्री देखेंगे बिहार से रिलेटेड। उसके बाद कुछ हम लोग पॉलिटी पे चर्चा करेंगे, बिहार पॉलिटी से रिलेटेड कौन कौन सा क्षेत्र जो पूछा जा सकता है। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। करा बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की रिपोर्ट जो हुई वह कौन सी थी। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी थी, वह 17वीं रिपोर्ट थी। ऑप्शन में है 15, 16 और 18, 17 और 17वीं थी। आपको पता होना चाहिए वन रिपोर्ट ये दो वर्ष के बाद आता है। हम लोगों ने जब वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में भी देखा था तो वहाँ पे भी देखा था जो भारत के वन स्थिति का जो रिपोर्ट होता है वह 2 वर्ष बाद आता है। तो ठीक उसी प्रकार जो बिहार का वन रिपोर्ट है वह भी 2 वर्ष के बाद आएगा। इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में हम लोग आगे देखेंगे कि जो टोटल क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर में, उस वर्ग किलोमीटर में कितना जो है वन है, तो उसमें लगभग 7,000 समथिंग किलोमीटर है, लगभग 7 पॉइंट समथिंग % वो बिहार में वन क्षेत्र है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न, वो सभी हम लोग देखते हुए चलेंगे। दूसरा करा भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। अभी हम लोग चर्चा की कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट और भारत में भी FSSAI के द्वारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2 वर्ष पर प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। तो इंडिया में भी जो 2019 के बाद कब जारी किया गया, 2021 यानी 2021 में जारी किया गया। तो ठीक बिहार के बारे में पूछा है तो बिहार भी हो जाएगा प्रति 2 वर्ष के आधार पर। इसमें हम लोग आगे देखेंगे। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो वन एवं आच्छादित जो टोटल क्षेत्रफल है वह 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान में रखेंगे ये पूरे भारत का वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है जो कितना है 8,09,537। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो कवर कर रहा है वह कितना वर्ग किलोमीटर कर रहा है। तो टोटल जो है हेक्टेयर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% कर रहा है। हालांकि इससे पहले 2019 में देखेंगे तो 24.62% ना होकर उससे कम था, वह लगभग 24 कितना था, लगभग 56 के आसपास में था। तो आप ध्यान में रखेंगे, हाँ 24.54 था। तो ये मात्र ज़्यादा अंतर नहीं, ये 24.62 हुआ है, ये 2021 में हुआ है। तो ये तो था भारत से रिलेटेड जो वन एवं वृक्ष आच्छादित। अगर सिर्फ वन की बात करेंगे तो वह वन कम मिलेगा, वन जो मिलेगा वह 7,13,789 मिलेगा। तो अब 8 लाख कैसे हो गया वन एवं वृक्ष। तो वृक्ष का जो हम लोग देखें उसमें वृक्ष जो इंक्लूड हुआ लगभग 95,748 वर्ग किलोमीटर, कुछ बढ़ोतरी देखने को मिला। तो ये बिहार में प्रति 2 वर्ष पर। आगे देखेंगे 3 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। रिसोर्ट साइट 2 का, IRS-1C का, भास्कर का। तो कह रहा है जो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट किया जाता है किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है। तो वो ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे रिसोर्ट साइट 2 का उपयोग किया गया है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 में कह रहा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, टोटल भारत में चर्चा कर रहे थे कि जो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32 लाख समथिंग किलोमीटर है। टोटल 32,87,469 ये वर्ग किलोमीटर पूरा भारत का है। अगर उसमें से भारत में से वन आवरण की क्षेत्र की बात की जाए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टोटल जो वन आवरण है वह कितना है, वन एवं वृक्ष दोनों को मिलाकर 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जिसमें सिर्फ वन आच्छादित की बात की जाए तो 7,13,000 वर्ग किलोमीटर ये अप्रॉक्स है। उसी प्रकार बिहार में अगर बात की जाए तो आप ऑप्शन नंबर 1 को आप देखेंगे तो 7,380 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट यानी बिहार में कुल वन आवरण है कितना में, जो बिहार का क्षेत्रफल है 54,163 वर्ग किलोमीटर में यह 7,380 किलोमीटर स्क्वायर ये वन आवरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 में कह रहा है 2019 में वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 के वनावरण वृद्धि दर्ज की गई। कितना किया गया 2021 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि दर्ज किया गया। तो देखिए जो वृद्धि दर्ज किया गया वह ज़्यादा नहीं, ऑप्शन नंबर बी 75 वर्ग किलोमीटर का मात्र वृद्धि दर्ज किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए, तो आप देख लीजिए कि टोटल बिहार में अभी कितना है
7,380, उसमें 75 घटा दीजिए। 6 में देख लीजिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब करा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल अभी हम लोग चर्चा किए 94,163 वर्ग किलोमीटर, उसमें से जो वन आवरण है 7,380 वर्ग किलोमीटर। तो वह जो प्रतिशत निकाल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में है 7.56%, 7.63%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह 7.84%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। साथ में देखिए 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 0.63%, 0.17%, सी में 1.03%, डी में 1.9%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.03%। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कितना जो वृद्धि किया गया, मात्र 1.0, जो हम लोगों ने देखा था कि 75 वर्ग किलोमीटर जो वृद्धि दर्ज की गई इससे पूर्व। नेक्स्ट 8 में देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल कितना है, यानी जो काफ़ी डेंस है, काफ़ी घना है। तो बहुत घने ऑप्शन में 310 किलोमीटर स्क्वायर है, 323 किलोमीटर स्क्वायर है, 333 किलोमीटर स्क्वायर है, 340। तो जो काफ़ी घन है यानी बहुत घने वन क्षेत्रफल जो है वह 333, ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं 333 वर्ग किलोमीटर यह है, क्योंकि वन से भी रिलेटेड आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के माध्यम रूप से घने, यानी कि मध्यम रूप से, माध्यम नहीं मध्यम रूप से जो घने वन का क्षेत्रफल है यानी मध्यम कितना है। ऑप्शन में 3350 वर्ग किलोमीटर, 3332 किलोमीटर, 3350, 3250 किलोमीटर और 3286 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 3286 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 में देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल कितना है। 3286 किलोमीटर स्क्वायर, 3696 किलोमीटर स्क्वायर, 3762 किलोमीटर स्क्वायर, 3706 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3762 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार खुला वन क्षेत्र। 11 में देखिए, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार की वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। यानी हम लोगों ने देखा कि वन जिसमें था घना वन था, मध्यम वन था और डेंस था। तो कह रहा है कौन सा ऐसा वन है जिसमें वृद्धि दर्ज, मध्यम में किया ही गया, खुला वन में हम लोगों ने देखा, डेंस में देखा कि डेंस में 333 वर्ग किलोमीटर वही है। तो ऑप्शन नंबर आप अगर 11 में अगर आप देखते हैं तो केवल एक जो घना वन है उसमें कोई भी प्रकार का क्या हुआ, वृद्धि दर्ज नहीं किया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा, अच्छा ये बहुत घना वन नहीं, घना वन में भी वृद्धि देखने को मिला। ये ऑप्शन नंबर जो आप डी सी देख रहे हैं ना, खुला वन है ना, खुला वन का थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जा रहा है, एक बार आप भी अपडेट हो लेंगे। नहीं ये घना वन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही पर्याप्त है ना। ये बहुत घना वन, जो घना वन है जो हम लोगों ने देखा 333 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की गई, बाकी अन्य में किया गया है। जिसमें मध्यम में हम लोगों ने देखा, मध्यम में भी 3200, जो मध्यम में कितना था 3286 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर 1 था। चलिए 12 में आइए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में कौन है, यानी घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कौन है। तो कह रहा है वनावरण वाला जिला, सबसे ज़्यादा वनावरण क्या है, वह कैमूर है। अब प्रश्न उठता है कि कैमूर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा। तो कैमूर आपको आ जाइए, आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको पटना प्रमंडल में मिल जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा भभुआ कैमूर, वही रोहतास हो जाएगा बगल में, तो कैमूर हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी चंपारण आपको, आप चले जाइए कौन सा, उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में यहाँ पर कौन सा मिलेगा आपको, पश्चिमी चंपारण, उसके नीचे पूर्वी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण और रोहतास, रोहतास वही कैमूर के बगल में पटना प्रमंडल में ही है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जिसमें आपको सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। 13 में आ जाइए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला। अब कह रहा है सबसे न्यूनतम जो वन का आवरण है, वनावरण है, वन है, वह कहाँ सबसे कम शेखपुरा में है। आपको पता हुआ शेखपुरा मुंगेर प्रमंडल में पड़ता है, ये हो गया मुंगेर हो गया। और जस्ट आप इसके थोड़ा सा आप किधर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको शेखपुरा, लखीसराय, लखीसराय के बाद छोटा सा स्पेस है, मतलब कटा हुआ देखेंगे यहाँ लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा देखने को मिल जाएगा। शेखपुरा में सबसे कम। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि अरवल होगा कि जहानाबाद होगा। आपको पता होगा पहले अरवल होगा, अरवल जहानाबाद में ही था, लेकिन 2001 में उसे अलग कर एक अलग जिला बना दिया गया। ये गया प्रमंडल में पड़ता है, तो ये जहानाबाद के जस्ट पश्चिम में आपको पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त हो जाएगा, न्यूनतम वाला शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। 14 में आइए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है। कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, नवादा है, जमुई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
अच्छा अच्छा, वन स्थिति रिपोर्ट सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, तो सर्वाधिक, हाँ सर्वाधिक वनावरण तो वही हो जाएगा, कैमूरी हो जाएगा जो हम लोगों ने देखा पटना प्रमंडल में। नेक्स्ट 15 में देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण वाला, तो सबसे कम वनावरण वाला तो शेखपुरा ही हो जाएगा। ये प्रतिशत में भी है तो प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी, दोनों में वही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब देखिए ये था वन से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम लोगों ने शामिल किए। अब कुछ हम लोग एनिशियंट हिस्ट्री से देखेंगे जो बिहार से रिलेटेड है। इसमें बिहार से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला देखिए कह रहा है बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे? दक्षिणी भाग से, पश्चिमी भाग से, पूर्वी भाग से और उत्तरी भाग से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। 2 में देखिए, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत ऋग्वेद है, अर्थवेद है, उपनिषद है, अरण्य है। तो क्या है? वह हो जाएगा अर्थवेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिंबिसार ने मगध राज्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? गिरिब्रिज, वैशाली, पाटलिपुत्र और काशी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए बिंबिसार जो है वह गिरिब्रिज अपना राजधानी बनाया था। गिरिब्रिज हालांकि राजगीर को ही कहा जाता है। बिंबिसार शिशुनाग वंश के थे, ये आपको पता होना चाहिए। बिंबिसार 15 वर्ष की ही आयु में क्या हुआ था? वो राजगद्दी पर बैठा था और 52 वर्ष तक वो सफलतापूर्वक शासन किया था। उनकी पत्नी कौशल राज्य की एक राजकुमारी थे जो काशी गांव को दहेज के रूप में लाकर बिंबिसार को दिया था। यही गिरिब्रिज मतलब आपका ये राजगीर से कहा जाता है। वो 10 किलोमीटर अब पूर्व की ओर, गया से 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पंचानन नदी के पास में अवस्थित है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बिंबिसार जो है, जो हम लोगों ने देखा, वह गिरिब्रिज की राजधानी है। अब बिंबिसार कौन सा था? शिशुनाग वंश के थे। नेक्स्ट आगे हम लोग, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त है? ये भी अच्छा प्रश्न है। जो मौर्यकालीन नगर था, नगर प्रशासन में कितनी समितियों का? तो वह 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति, देखिए बौद्ध संगीति सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बिहार में हुआ। प्रथम पहले चर्चा करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति आपको पता होना चाहिए कि 483 ईसा पूर्व वह राजगिरी में हुआ था। वही राजगिरी जो राजगीर के नाम से जाना जाता है, वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। महाकश्यप थे। दूसरा 383 में वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। पहला अजातशत्रु, दूसरा जो उसकी अध्यक्षता किसमें कौन किए थे, मतलब किसके शासनकाल में? वो कालाशोक के शासनकाल में दूसरा, और तीसरा जो था अशोक के शासनकाल में, चौथा कनिष्क के शासनकाल। 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा राजगीर में और तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ। पाटलिपुत्रा वाला था, हालांकि पूछ भी दिया गया है ये AA वाला हाल में। उसके बाद पहला का जो कौन करते हैं अध्यक्षता? मोगलीपुतीस करते हैं जो 483 ईसा पूर्व होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप के द्वारा किया जाता है, और तृतीय का जो किया जाता है मोगलीपुतीस, और चौथा अश्वघोष के द्वारा किया जाता है। ये अभी ध्यान में रखेंगे। तो तृतीय पूछा, तो तृतीय क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 2 पूछता तो वैशाली हो जाता जो अशोक के समय में हुआ था, और एक इनके समय में तृतीय हुआ था, वह हुआ था अशोक के समय में, और द्वितीय जो हुआ था वह कालाशोक के समय में हुआ था। चलिए 6 में देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहाँ मनेरी का दरगाह कहाँ था? देखिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो ये जो दरगाह है, इनका दरगाह सबसे पहले ये बिहार शरीफ के नालंदा में, बिहार शरीफ एक जगह है, वहीं पे बिहार शरीफ में है। आप जाएंगे तो एक बड़े तालाब, वहाँ पर एक तालाब का भी है निर्माण है मस्जिद में। उसके बाद ये जो मखदूम सफुद्दीन अहमद बिन जो मनेरी थे, वह मखदूम उल मुल्क और मखदूम ए जहाँ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ दिया जा सकता है कि मखदूम उल मुल्क बिहारी अन्य नाम, तो वही हो गया मखदूम सैफुद्दीन, यहाँ मनेरी को जाना जाता है। 13वीं शताब्दी के सूफी संत के फकीर थे। सैफुद्दीन अहमद का जन्म जुलाई 1264 ईस्वी बिहार के पटना के पास ही एक गाँव मनेर में हुआ था। उनके पिता मखदूम कमालुद्दीन यहर मनेरी इजराइल बोला जाता है, इजराइल बिन ताज फ़कीर अल अहमद फिलिस्तीन्स के थे, है ना, वो फिलिस्तीन के थे। उनके पिता के बारे में कहा जाता है। तो ये मनेर के सूफी संत थे जो बिहार शरीफ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? अभी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा तुगलक काल के समय में, तो तुगलक वंश जो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था, उसके जो वह जो है तुगलक वंश के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो बिहार शरीफ में ही थी। नेक्स्ट 8 में आइए, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के जो कर्नाट वंश है उसकी शासकों की राजधानी, तो वो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, सिमरावगढ़, मोतिहारी, मधुबनी। तो इस प्रश्न का जो मिथिला के कर्नाट वंश थे उनके शासकों की राजधानी वह सिमरावगढ़ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं 9 की तरफ आते हैं। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह
सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया वह हसन खां सूरी, पूरनमल, दरिया खां नुहानी, बहार खां नुहानी, तो वह हो जाएगा दरिया खां नुहानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा, दरिया खां नुहानी यही था। दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत की बात किया तो वह अंतिम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत के, कौन? इब्राहिम लोदी, और मुगलों द्वारा वह पराजित हुआ, तो आपको पता होगा। उसके बाद बाबर आएगा, उसके बाद हुमायूं अकबर, उसके बाद फिर मुगल आएगा, फिर मुगल भी कमजोर होगा औरंगजेब के बाद। 10 में देख लीजिए, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र में पाए गए थे? जो खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के थे वो किस में पाए गए थे? तो वह हो जाएगा भोजपुर पटना प्रमंडल में पाए गए थे। तो पटना प्रमंडल में 1290 से 1320 ईस्वी के बीच। 11 में देख लीजिए, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो वह क्या था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। देखिए वो प्रथम मुगल सम्राट के बारे में पूछा है तो वह फर्रुखसियर होगा, जिसका जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वह बिहार में हुआ था। 1713 से 1717 ईस्वी तक रहा था। हालांकि सैयद बंधु के द्वारा इनकी हत्या कर फिर वो बनाया जाता, रफ़ी उदरजा तो भी मर जाता, रफ़ीदौला भी मर जाता है, फिर मोहम्मद शाह बनते हैं, और आपको पता होगा फिर मोहम्मद शाह इसको हटा देते हैं सैयद बंधु को। नेक्स्ट 12 में देखिए, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? कह रहा है जो बिहार में सैनिक अभियान, ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह इल्तुतमिश हो जाएगा। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत मुख्यतः उन शासन को कहा जाता है जिसके दरमियान में 5 वंशों का क्या था? सुल्तानों के शासनकाल को ही कहा जाता है, जिसमें गुलाम वंश आ गया, खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, सैयद वंश आ गया, लोधी वंश। ये 5 वंश जो शासन किया वही दिल्ली सल्तनत के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक शमसी वंश भी कह सकते हैं, प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के वो क्या था? मतलब कहिए दामाद भी था, और दिल्ली सल्तनत की जो नींव था उसे मजबूत करने में भी अहम योगदान था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 में, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर की राजधानी बनाया था? काफी अच्छा प्रश्न। अब बताइए बंगाल के किस नवाब, जब क्या क्या था वो मुंगेर की राजधानी? आप याद करिए। देखिए मीर कासिम मुर्शिद, तो वह मीर कासिम होगा जो मुर्शिदाबाद से कहाँ बना देता है? वह मुंगेर ट्रांसफर करता है, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का थोड़ा हस्तक्षेप ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मीर कासिम क्या करता है? वह मुंगेर को राजधानी बनाता है। नेक्स्ट 14 में देख लिए, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? ये हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया कि सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी, जो 20 वर्ष की अवस्था में पढ़ाई कर आते हैं, उसके बाद बिहार को एक अलग प्रांत करने के लिए वह मांग उठाते हैं, और 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या किया जाता है? बंगाल को बिहार से अलग कर दिया जाता है। तो उनमें तो सच्चिदानंद सिन्हा का बढ़ चढ़कर सहयोग रहता है और अन्य का भी रहता है, लेकिन प्रमुख जो बोला जाता है जो उसके नेतृत्व थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। वही सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या होते हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहले ही नहीं चुना जाता। नेक्स्ट 15 में देखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब पहले ये समझिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या, किसने स्टार्ट किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पता होगा महात्मा गांधी के द्वारा 1940 ईस्वी में चलाया गया था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था जिसमें अहिंसात्मक तरीके से क्या किया जाता था? एक सत्याग्रह किया जाता था। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा चुना हुआ कोई भी सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर गिरफ्तारी देता था, और भाषण देने के पूर्व सत्याग्रही वह अपने सत्याग्रह का सूचना जिला मजिस्ट्रेट को भी देता था। और प्रथम सत्याग्रही जो थे वह 11 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे का कि महात्मा गांधी के द्वारा चुने हुए स्थान पर भाषण देकर गिरफ्तारी दी है। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ऑप्शन में तो ठीक है, चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा बिहार का व्यक्तिगत, क्योंकि इसमें इस सत्याग्रह के तहत 25,000 लोग सत्याग्रही जेल गए थे। तो बिहार के जो थे वह श्री कृष्ण सिंह थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 में देखिए, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? वह 11 अगस्त 1942। आपको पता होगा 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त को 2 बजे दिन में पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए पटना के उस समय जिलाधिकारी कौन थे? WG आर्थर थे, कि आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 7 सपूत थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? देवीपत चौधरी कर रहे थे। अन्य जो लोग थे जैसे उसमें थे उमाकांत प्रसाद थे, रामानंद थे, सतीश प्रसाद थे, जगपति कुमार थे, और देवीपत उसका नेतृत्व कर रहे थे। चंद्रशेखर प्रसाद, रामागोविंद, इन सातों की मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी चर्चित ये कांड है। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, अगस्त क्रांति के दौरान। 17 में देख लिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? इसकी भी चर्चा हम लोग एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कुंवर सिंह थे, किस तरह से जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या था? सैनिक टुकड़ी जो कितना को 27 जुलाई है ना, हाँ 27 यही है, 27 जुलाई 1857 ईस्वी को वहाँ से विद्रोह कर क्या करता है? वहाँ से फिर वो सोन नदी पार कर आरा पहुँचता है, फिर कुंवर सिंह का नेतृत्व प्राप्त होता है। फिर कुंवर सिंह क्या होते हैं? 20 अप्रैल है ना,
20 अप्रैल या जुलाई को प्रवेश करते हैं जगदीशपुर में, फिर 9 मई को उनकी 1958 ईस्वी को मृत्यु होती थी। ये था कुछ, उसमें हम लोगों ने रोचक कहानियाँ भी देखा था, किस तरह से वीर कुमार सिंह अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, अंग्रेजों ने उन्हें बूढ़ा शेर कहकर पुकारा था, क्योंकि वो उतने एज होने के बावजूद भी अंग्रेजों से काफ़ी दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया था। चलिए अब हम लोग कुछ थोड़ा सा बिहार पॉलिटिक की नज़र डालते हैं, पॉलिटिक के क्षेत्र पर। कह रहा है कि झारखंड से पूर्व, मतलब झारखंड विभाजन से पूर्व जो बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। देखिए झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार में आपको पता होगा कि लोकसभा की सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा की 16 थी। ये कह रहा है विभाजन से पूर्व, तो विभाजन से पूर्व कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं आप 54 और 22, ये टोटल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। 4 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 8 बार हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 बार हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है कि प्रधानमंत्री कर सकता है कि विधानमंडल कर सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कौन, राष्ट्रपति ही कर सकता है, क्योंकि उसकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। 4 में देख लीजिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राज्य के जो मंत्रिपरिषद के बैठक होते हैं उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, आपको पता होगा, जो केंद्र में है तो प्रधानमंत्री करेगा और राज्य में है तो मुख्यमंत्री करेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया। अब महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अटॉर्नी जनरल तो पूरे देश के लिए होता है, और क्या होता है महाधिवक्ता जो होता है वह किस में किया गया, ऑप्शन नंबर 165 बी में, 165 अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन लेता है। यह भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेगा। अगर विधानसभा में पेश करेगा तो विधानसभा, और संसद में पेश करेगा तो संसद के अध्यक्ष लेंगे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। साथ में देख लिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भोला प्रसाद शास्त्री, सतीश प्रसाद सिंह, केदार पांडे, अब्दुल गफूर। तो कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे, तो वह हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह, जो सबसे कम समय तक रहे थे। और हमें आप ये बताइए सतीश प्रसाद सिंह कितने दिन तक रहे थे, तो कितने दिन तक। 8 में देख लिए, दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। अभी तो प्रमंडल की चर्चा हम लोगों ने किया था कि टोटल 9 प्रमंडल है। उस 9 प्रमंडल की हम लोगों ने बारीकी से चर्चा किया था तथा उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो सबसे कम जिला है वह भागलपुर में आ रहा है। क्यों, क्योंकि भागलपुर, ये देखिए एक थोड़ा सा काल्पनिक हम लोग यहाँ पर बिहार का मानचित्र देखते हैं। ये भागलपुर हो गया, भागलपुर के नीचे बांका हो गया, तो ये 2 ही तो आ ही रहा है इसमें। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वह भागलपुर प्रमंडल होगा, जिसमें भागलपुर और बांका। और अन्य में आप देखेंगे, अन्य में जैसे आप जाएंगे तो आपको 3, 4 मतलब मैक्सिमम इतना देखने को मिल जाएगा। और यही भागलपुर के बगल में मुंगेर मिल जाएगा, लखीसराय और शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये सभी आ जाता है। सबसे ज़्यादा तो हम कह सकते हैं कि मुंगेर ही में आता है, कि मुंगेर खुद हो गया, लखीसराय, यानी 3 तो इधर हो गया, नीचे जमुई हो गया, 2 ऊपर हो गया, 3 2 5 1 6, सबसे ज़्यादा तो मुंगेरी में आ जाता है। हाँ, पश्चिमी चंपारण भी बात करेंगे तो उसमें भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी या बीच में शिवहर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, तो ये भी कह लीजिए 3 2 5 1 6 इसमें भी इंक्लूड हो रहा है। फिर पटना में भी देख लीजिए, पटना में भी अच्छा है, इधर रोहतास हो गया, इधर भोजपुर हो गया, ऊपर बक्सर हो गया, ये रोहतास के ऊपर भोजपुर हो गया, 4 तो इधर हो गया, पटना हो गया, 5 इधर भी कवर कर रहा है। तो सबसे कम पूछा है तो सबसे कम बिल्कुल भागलपुर होगा। भागलपुर में ये आपको दक्षिणी भारत में नीचे मिल जाएगा, गंगा नदी होकर भागल नदी से गुजरेगी। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, जो गंगा नदी है बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गुजर रही थी, तो हम लोगों ने देखा था बिहार के मतलब 9 में से घटा दीजिए 2, 6 से 7 प्रमंडल से होकर गुजर रही थी, है ना, जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था, और टोटल 12 जिलों से होकर गुजर रही थी गंगा नदी। तो ये था कुछ हम लोगों ने बिहार फॉरेस्ट के बारे में देखा, उसके बाद बिहार एनिशिएंट के बारे में देखा, और कुछ हम लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।